मैं ज्योतिमा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी लर्निंग में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ अयोगवाह, आगत ध्वनियाँ और द्वित्व व्यंजन। इससे पहले मैं वर्ण विचार के 3 वीडियो और बना चुकी हूँ, जिसको कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए, इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी मैटर आ जाते हैं, जिसको देखने से जो भी है पढ़ाई में तो काम आएंगे ही, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आएंगे। अब चलिए मैं शुरू करती हूँ अयोगवाह। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अयोगवाह। अयोगवाह, अ के योग से अर्थ वहन करने वाले वर्णों को अयोगवाह कहते हैं। हमारी वर्णमाला में सबसे पहले स्वर फिर व्यंजन की स्थिति है रखा गया है, और दोनों के बीच में, स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में अंग और अह रखा गया है, जिसको कि हम अयोगवाह कहते हैं। यानी अयोगवाह का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह किसी भी वर्ण पर, स्वर पर या फिर स्वर युक्त व्यंजन पर इसको लगाया जाता है, तभी इसका अस्तित्व होता है। जैसे अंग अह, अ पर लगने के बाद ही इसका अस्तित्व हुआ है। अंग हल्के से न के रूप में बोला जाता है और अह हल्के से ह के रूप में बोला जाता है। यह अह किसी भी वर्ण पर उसके दाएं साइड में या राइट हैंड में 2 बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जबकि अंग किसी भी वर्ण पर उसके ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसके 2 भेद हैं, अंग और अह, जबकि इसके 3 रूप हैं। कितने रूप हैं? 3 रूप हैं, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं, इसका चिन्ह है बिंदु, किसी भी वर्ण पर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। जबकि विसर्ग क्या है? वह हल्के से ह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और किसी भी वर्ण के आगे 2 बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसका प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता है, संस्कृत में किया जाता है, और संस्कृत से जो शब्द हमारे हिंदी में आए हुए हैं उन्हीं के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अतः, प्रातः, पुनः, प्रायः, संभवतः, इन सारे शब्दों के साथ विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, केवल वही तत्सम शब्दों के साथ ही होता है, तो विसर्ग को हम छोड़ते हैं और अनुस्वार और अनुनासिक को देखते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे हंस, अंश, कंस, अंश, पंख, चंद, ये सब क्या है? अनुस्वार के प्रयोग से बने हुए शब्द हैं। यानी इसका प्रयोग किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। समझ में आ गई बात? फिर आता है अनुनासिक। अनुनासिक यानी जिन वर्णों का प्रयोग किसी भी वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है और इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। इनसे बने हुए शब्द हैं माँ, गाँव, सांप, आँख। यानी जो हमारे संस्कृत के शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, उनको तद्भव बनाने के लिए हम इस अनुनासिक वर्णों का प्रयोग करते हैं। अनुनासिक वर्णों से बने हुए शब्द हैं माँ, गाँव, सांप, आँख, पाँव। ये सारे शब्द अनुनासिक से बने हुए हैं। अब अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या होता है? अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, अनुस्वार के उच्चारण में हवा नाक से बाहर निकलती है, जबकि अनुनासिक के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। फिर दूसरा अंतर हो गया इसको किसी भी वर्ण पर, अनुस्वार को किसी भी वर्ण पर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जबकि अनुनासिक को किसी भी वर्ण पर
चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इससे अनुस्वार से बने हुए शब्द हैं अंश, कंस, हंस, पंख। फिर अनुनासिक से बने हुए शब्द हैं माँ, आँख, सांप, गांव, पाँव, ये सारे शब्द हैं। आई थिंक आप लोगों को अयोगवा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप लोगों को पढ़ाती हूँ आगत ध्वनियाँ। चलिए तो फिर अब आप लोगों को मैं बताती हूँ आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ यानी बहुत सालों से हमारे देश पर विभिन्न भाषाभाषी लोग राज्य किए हैं, तो उनके शब्द कुछ हमारे हिंदी में आ गए हैं। तो हमारी वर्णमाला में कुछ ऐसे विदेशी शब्दों की ध्वनियाँ ली गई हैं, जिसमें से 3 प्रमुख ध्वनियाँ हैं, जिसको कि एक स्वर है आ। इस पर अ पर क्या लगाया जाता है, ये बिंदु लगाया जाता है आ। इसको स्वर और आ और ओ के बीच उच्चारण किया जाता है और इसको बोला जाता है आ। और 2 अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी के प्रभाव से शब्द आए हुए हैं, जिनका नाम है नुक्ता। नुक्ता यानी हमारे वर्ण हमारे हिंदी के ही हैं, पर उनके नीचे एक बिंदु लगा दी जाती है, जिसका नाम है नुक्ता। इसके लग जाने से हमारे उच्चारण स्थान, हमारा जो साधारण वर्ण है, उसके उच्चारण स्थान में अंतर आ जाता है और इस उच्चारण स्थान के इसके लगने से जो भी शब्द लिखा जाता है, यह नुक्ता लगा करके जो भी शब्द लिखा जाता है, उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अर्थ जानने के लिए इस नुक्ता को लगा करके हम वो शब्द लिखते हैं। जैसे स्वर लगा करके, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर यानी ओ और आ के बीच इसका उच्चारण होता है, उच्चारण स्थान बदल जाता है। यह अंग्रेजी के प्रभाव से हमारे हिंदी में आया हुआ है। फिर इसी तरह से बॉल, हॉल। बाल हमारे हिंदी में भी बॉल है, लेकिन उसका क्या हो जाएगा अर्थ, बाल। बाल मीन्स हेयर या केश, और बॉल मीन्स गेंद हो जाएगा। हाल और हॉल, हाल मीन्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपकी क्या दशा है, मतलब आपका क्या हाल चाल है, लोग पूछते हैं ना तो हमारे हिंदी में। लेकिन जब वहीं अंग्रेजी की भाषा हाल का हम लिखेंगे या बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा बहुत बड़ा शानदार कमरा। तो उसका अर्थ हो जाएगा बहुत बड़ा सा शानदार कमरा हो जाएगा। फिर इसी तरह से कॉलेज, ऑफिस, ऑफर, ये सब शब्द क्या है, अंग्रेजी के प्रभाव से अ स्वर लगा करके, आ और ओ के बीच में मिला करके ये सब लिखे जाते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इसके जो ये चिन्ह हैं उसको हम क्या कहते हैं, अर्धचंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धचंद्र कहते हैं। इस चिन्ह को हम अर्धचंद्र कहते हैं और यह अंग्रेजी के प्रभाव से हमारे हिंदी में आया है और इसको लिया गया है। इसके प्रयोग से उच्चारण स्थान बदल जाता है और शब्दों में के अर्थ में अंतर आ जाता है। फिर आता है नुक्ता। नुक्ता यानी ज और फ। हमारी वर्णमाला में ज फ पहले से मौजूद हैं, लेकिन जब हमको अरबी और फारसी, उर्दू या फिर अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग करना होता है, उसके अर्थ को जानना होता है, तब हम इस नुक्ता का प्रयोग करके, ज और फ का प्रयोग करके हम उसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। नहीं तो वही शब्द हमारे हिंदी में भी हैं और उसका अर्थ दूसरा होता है, लेकिन जब यही नुक्ता लग जाता है तो उस शब्द का अर्थ दूसरा हो जाता है और इस नुक्ता के लगने से हमारा उच्चारण स्थान भी बदल जाता है। जैसे ज हमारी हिंदी वर्णमाला में है और नुक्ता लग गया तो क्या हो गया, ज। क्या हो गया, ज। उच्चारण करके आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर आता है फ। फ
यानी जब हम बोलते हैं फ, पूरा होठ चिपका करके बोलते हैं, दोनों लिप आपस में जुड़ते हैं, तब इस फ का उच्चारण होता है। लेकिन जब वहीं पर नुक्ता लग जाता है तो क्या हो जाता है, फ। होठ आपस में चिपकने नहीं पाते हैं, बीच से हवा बाहर निकल जाती है। इसी तरह से हमारी हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण हैं उनमें 5 वर्णों के साथ ही ये नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? क, ख, ग, ज़ और फ। इससे इसका उच्चारण स्थान भी बदल जाता है। क, ख, ग, ज़ और फ। अब इससे बड़ा शब्द जिससे कि हमको अर्थ जब स्पष्ट करना होता है तो इनसे इसको लगा करके लिखा जाता है। जैसे हमारे हिंदी में शब्द है जरा। जरा मीन्स क्या होता है? बुढ़ापा। लेकिन जब वहीं हम कहते हैं ज़रा, ज़रा मीन्स थोड़ा सा, ज़रा मुझे भी दे दो, यानी थोड़ा सा मुझे भी दे दो। इसी तरह से सजा दूसरा शब्द है। सजा, सजा मीन्स सजावट, और वहीं पर सज़ा, सज़ा मीन्स दंड होगा। फिर फन, फन मीन्स सांप का फन। लेकिन जब वहीं पर फन कहेंगे, फन मीन्स हुनर, कौशल या मज़ा। फिर आता है आप लोगों का, अब मैं बताऊंगी द्वित्व व्यंजन। चलिए, अब आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन यानी 2 समान व्यंजनों से बने संयुक्त व्यंजनों को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। या फिर हम उसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यंजन जो एक बार आधा स्वर रहित होता है और दूसरी बार क्या होता है, स्वर सहित होता है। एक ही वर्ण होता है, वह पहली बार आधा होता है और दूसरी बार पूरा होता है। ऐसे व्यंजन से मिलकर के बने वर्णों को हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजन जो एक बार स्वर रहित और एक बार स्वर सहित हों, वर्णों से बने हों, ऐसे व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे त, आधा त, पूरा त। तो आधा त क्या हो गया? स्वर रहित हो गया। और पूरा त क्या हो गया? स्वर सहित हो गया। च, आधा च, पूरा च। फिर क, आधा क, पूरा क। फिर स्वर रहित, स्वर सहित। स्वर रहित ज, स्वर सहित ज। स्वर रहित म और स्वर सहित म। अब इनसे बने हुए शब्द हैं, जैसे त से सत्ता पत्ता, च से बच्चा कच्चा, क से पक्का मक्का, ज से सज्जन लज्जा, म से चम्मच अम्मा। ये सारे शब्द क्या हैं? द्वित्व व्यंजन हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी प्राणत्व और घोषत्व के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। यह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में यानी आने वाले वीडियो में पढ़ाऊंगी। जो इसके बाद इस सीरीज का यानी इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वर्ण विचार कंप्लीट हो जाएगा। अगले चैप्टर पर हम इसके बाद वाले वीडियो के बाद मैं आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।